उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश की बात करें, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं की, तो बांसडीह विधानसभा क्षेत्र भी एक मायने रखता है, क्योंकि यहाँ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के करीबी नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी यहाँ से लगातार कई बार विधायक रहे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। बांसडीह विधानसभा क्षेत्र इन दिनों राजनीतिक सुर्खियों में है। आगे क्या होगा ये तो मतदाता तय करेगा। फिलहाल अभी जो बांसडीह की राजनीति है उसमें ये चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का आखिर कमल यहां क्यों नहीं खिला। हाथी चली, साइकिल चला, लेकिन कमल नहीं खिला। अब बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में कमल कैसे खिले, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रही है। 2017 के चुनाव में मोदी लहर चली और उस वक्त यह संभावना थी कि बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन होगा और इस बार 2017 में साइकिल नहीं कमल खिलेगा। लेकिन यह सीट सुभाषपा और भाजपा के गठबंधन में झोली में चली गई और यहां से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर वहां से चुनाव लड़े, जबकि भारतीय जनता पार्टी में कई दावेदार मैदान में थे, जिसमें दिनेश्वर सिंह भी थे, केतकी सिंह भी थी। तमाम चेहरे भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में थे। वो 2017 में टिकट के दावेदार थे, लेकिन अरविंद राजभर के चुनाव लड़ने के बाद कई ऐसे दावेदार भारतीय जनता पार्टी में थे जो निर्दल चुनाव लड़ गए, जिसके चलते वहां नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी चुनाव जीत गए और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र अरविंद राजभर चुनाव हार गए। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 2022 में देखा जाए तो बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने के लिए जहां तमाम नेता पड़े हुए हैं, वहीं दिनेश्वर सिंह भी मैदान में हैं और जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच हैं। अभी कल जो रैली हुई समाजवादी पार्टी की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी और अरविंद राजभर ने जिस तरीके से मतदाताओं को रुझाया कि इस बार भी उनके क्षेत्र में साइकिल चलेगा। जब मीडिया आम लोगों से बात करना शुरू की चारों तरफ, तो उन्होंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी अच्छा कैंडिडेट इस क्षेत्र में देती है, अच्छा उम्मीदवार देती है, तो यहाँ कमल जरूर खिलेगा। आइए हम बात करते हैं दिनेश्वर सिंह से। उन्होंने खास तौर पे बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के राजनीति में क्या किया है। विधानसभा क्षेत्र का कुशौरा गांव, हम मौजूद हैं दिनेश्वर सिंह के घर गांव में, जो अभी राजनीतिक चर्चा हुई, तमाम लोग उनके साथ हैं, खास तौर पे क्षेत्रीय पत्रकार भी, उनसे उनकी वार्ता चल रही है कि आज की राजनीति में बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में क्या परिवर्तन होने वाला है। फिलहाल कैसे होगा, क्या होगा, ये तो उनसे बातचीत करने पे ही पता चलेगा, लेकिन क्षेत्र में जाएंगे तो तरह तरह की चर्चाएं हैं। आइए हम बात करते हैं दिनेश्वर सिंह से कि खास तौर पे बांसडीह की राजनीति में उन्होंने क्या सोच रखा है। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आइए, स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आइए हम दिनेश्वर सिंह से बात करते हैं। जी सर, मैंने एक चर्चा किया, चर्चा ये थी कि बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में चूँकि ठीक है भारतीय जनता पार्टी से आप राजनीति कर रहे हैं और 1980 से अब तक की बात करें, अब सामने 2022 भी है, शेष दिन बचे हैं, तो आखिर क्या वजह रही कि बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में कमल नहीं खिला। सिर्फ चली तो हाथी और साइकिल, कमल नहीं खिला। तो क्या लग रहा है कि 2022 में कमल खिलेगा? निश्चित 2022 में कमल खिलेगा। और आज तक जो सरकार बनी है हाथी की और साइकिल की, उसने कभी बांसडीह के विकास पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल अपना विकास किया। हमारे क्षेत्र में विकास की इतनी प्रबल संभावनाएं हैं कि अगर सरकारी लोग जो मंत्री रहे हैं, आपको पता है कि हमेशा ही कोई न कोई यहाँ से मंत्री बना ही, ज़िले में भी मंत्री 4-4, एक समय था कि 3-3, 4-4 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन हमारे ज़िले का विकास कहीं हुआ नहीं। और बांसडीह तो स्पेशली मुझे याद आता है कि कांग्रेस सरकार में भले ही नहरों का जाल बना हो यहाँ, लेकिन उन नहरों में कभी पानी नहीं आया।
सिंचाई की दुर्व्यवस्था इतनी ज़्यादा है कि आप कह नहीं सकते। मैं सोच भी नहीं सकता कि जहाँ पर 2-2 बार सरकार रही हो जिस पार्टी की और उसके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ रहे हों और उन्होंने हमारे बांसडीह क्षेत्र का कोई विकास न किया हो। क्या वजह है? इस वजह को जब मैं देखता हूं और सोचता हूं तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो हमारे राजनेता हैं उन्होंने अपने परिवार का और अपने परिवार का ही केवल विकास सोचा और क्षेत्र के विकास के बारे में कोई सोचा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में, सर्वांगीण विकास के बारे में सोच रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो इकॉनमी 2017 में 2 करोड़ की थी, आप देखिए बजट वो 5.5 करोड़ का आपकी हो गया है। योगी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी का जो बिल्कुल मूल तत्व था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मानव एकात्मवाद, उसको बिल्कुल पूरी तरह से चरितार्थ किया और लागू किया है। मैं समझता हूं कि हमारा बांसडीह विधानसभा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा तब तक ये क्षेत्र विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य ही है सर्वांगीण विकास। समाज में जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाने का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का। और मुझे उम्मीद है कि पिछले 20-25 वर्षों की साइकिल और हाथी का शासन देखने के बाद इस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार अवश्य जिताएगी। पिछली बार जो गलती हुई है, ये पार्टी हम यहाँ बिल्कुल जीत सकते थे और बिल्कुल जीतते यहाँ से, लेकिन गलती ये हुई कि हमने ये अपनी जो सीट थी किसी को हमने दान कर दिया। तो इसलिए इस बार मुझे बिल्कुल निश्चित है कि कमल यहाँ खिलेगा और यहाँ पर हमारी सरकार की बनेगी उत्तर प्रदेश में और हमारे बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होगा, ऐसा मेरा लक्ष्य भी है और ऐसी मुझे उम्मीद भी है। आपके कहने का मतलब है कि अगर इस सीट समझौते में न जाती बांसडीह की, तो जहाँ जिले की 7 विधानसभाओं में 5 विधानसभा जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती तो 6वां भी सीट जीत सकती थी। निश्चित। लेकिन आपने जिसको दिया उसको संभाल नहीं पाए। बेसिकली संभालना क्या, वो आदमी उस आदमी का जो व्यवहार और जो देखा गया समाज में वो क्या करता, उसने समाज को समझा नहीं पाया, क्षेत्र को बता नहीं पाया कि वो किस तरह से इस क्षेत्र का विकास करेंगे। जो हमारे कैंडिडेट थे उनको मुझे लगता है कि वो केवल अपने जाति के ऊपर वार्ता करते थे, केवल उनकी जातियां जहां थी वहीं जाया करते थे। किसी एक जाति को वोट देने से कोई भी व्यक्ति या कोई भी नहीं जीतता है चुनाव के लिए सभी जातियों के समूह को मिलकर के। जाति तो भारतीय जनता पार्टी में जाति तो कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन जो हमारा पिछली बार कैंडिडेट था वो सोचता था कि मैं अपने किसी पर्टिकुलर जाति के कॉम्बिनेशन की वजह से जीत सकता हूं, इसलिए उसकी हार हुई है। यहाँ किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए जाति से ऊपर उठकर सोचना होगा। जाति से ऊपर उठकर अगर कोई नहीं सोचेगा तो जैसे कि साइकिल और हाथी की सवारी पर होती रही उसी तरह से होता रहेगा आगे भी, और ये हमारा क्षेत्र क्या पूरा हमारा जिला कभी भी ठीक तरह से विकास नहीं कर पाएगा। चलिए, और सवाल मेरा और है, खासतौर पे आप सरकारी सर्विस में अपने देश को, प्रदेश को, जनपद को, तमाम जगहों पे आपने सेवा दिया है। आपके आवास में कुछ ऐसी तस्वीरें लगी हैं जो आपके पूर्व के कलाकारों के, जो इस समय आप राजनीति में, इसके पहले आप जब सर्विस में थे, वो हमने देखा, उस बड़ा चित्रण किया उस पर। तो क्या लगता था कि जैसे जिस सेवा में आप थे तो समाज सेवा भी कर सकते थे, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा? राजनीति में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैंने देखा कि मेरे ज़िले के लोग, जब मैं सर्विस में था तो 10,000, 5,000, 8,000 की नौकरी करने के लिए यहाँ से दिल्ली भागे जाते थे। मेरे पास रोज़ कम से कम सैकड़ों तो फ़ोन आते थे और उसमें से 5-7 लोग मेरे पास पहुँच भी जाते थे कि भैया मेरी कहीं नौकरी लगवा दीजिए। मैंने सोचा कि मेरा ज़िला बागी बलिया कहलाता है, प्रधानमंत्री का ज़िला ये रहा है, और हमारे लोग सोचते थे, कहते थे जो मेरे साथ रहते थे, या बंधुवर तुम्हारा ज़िला प्रधानमंत्री का ज़िला है और इतना अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी बेरोजगारी कि पूरी की पूरी ट्रेन भर के बलिया ज़िले से आती है। आप देखें बलिया कितना, बलिया के लोग कितने प्रभावशाली हैं, कितने समर्थ हैं, कितने ऊर्जावान हैं, लेकिन इस क्षेत्र से पलायन इतना ज़्यादा है। तो मैं ये सोचता था क्यों पलायन हो रहा है। जब मैं रिटायर हुआ 2014 में तो मैं पूरे बलिया ज़िले का 3 महीने तक लगातार गाड़ी में बैठकर भ्रमण करता रहा। मैंने देखा कि मेरा ज़िला कितना उर्वरक है, 2 नदियों से घिरा हुआ है। 2 नदियों से, आप देखें, 2 नदियों से घिरा होने के बावजूद भी हम मछली पालन में इतना आगे जा सकते थे साहब। हमारे बांसडीह क्षेत्र में सुराहा ताल है जिसमें कि अपार संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं। वहाँ हम
इतना डेवलप, उसको इतना पिकनिक स्पॉट बना सकते हैं। मनियर से, बांसडीह से, रेवती से बसें चला करके वहाँ नौजवान जोड़े जो जाते हैं, उनके लोग जाते हैं हनीमून मनाने के लिए विदेश। मेरा इलाका इतना पिछड़ा हुआ है और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें कि हम चाहें तो उनको इतना विकास कर सकते हैं। आप ये देखिए, छोटी छोटी फैक्ट्रियां हमारे इलाके में नहीं लग सकती हैं। हमारे यहाँ आलू की इतनी पैदावार है, मकई की इतनी पैदावार है, धान की इतनी पैदावार है। हमारे यहाँ गत्ते की फैक्ट्रियाँ, चिप्स की फैक्ट्रियाँ, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं जिसमें हमारे बच्चों को जो बच्चे यहाँ 15,000 भी तनख्वाह पाएगा और अपने घर से आएगा जाएगा तो वो ज़्यादा सुखी होगा। 20,000 की नौकरी करने वाला नोएडा में अगर रहेगा तो उसे भरपेट भोजन नहीं मिल पाएगा और अपने गरीब माता पिता को भी कोई पैसे वो नहीं भेज पाएगा। ठीक है, आपका कहना एकदम सही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आप 2014 से राजनीति कर रहे हैं, करीब 21 हो गए, 7 साल हो गए आपकी राजनीति में। यहाँ आप कभी देखा होगा आपने कि सिंगाचौर में एक कोकोला फैक्ट्री लगी हुई थी। बलिया के लोगों ने उसका विरोध किया और फैक्ट्री उसको यहाँ से लेकर पटना बिहार जाना पड़ा, बहुत करोड़ों का उसका नुकसान हुआ। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं विकास में बलिया के लोग की रुचि नहीं रहती है? नहीं, विकास में रुचि उसकी होगी जब आखिर वो फैक्ट्री ले जाने का मतलब क्या? आप समझ लें, आप समझ सकते क्या हुआ था उसमें। पीने वाले हमारी जनता नहीं है। हम जब तक कोई भी शहर, कोई भी इलाका विकसित नहीं होता, जबकि उनकी फूड हैबिट नहीं बदल पाएगी। फूड हैबिट, खाने की हैबिट अगर बदलेगी तब जबकि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी होगी। हमारे यहाँ की जनता में गरीबी इतनी ज़्यादा है महोदय कि वो कोका कोला पीना पसंद करने के बजाय मट्ठा पीना पसंद करेगा। नौकरियाँ तो बहुत ज़्यादा लोगों की थी। नौकरियाँ, अरे मैं जानता हूँ कोका कोला फैक्ट्री में कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री हमने अपने जो हम पैदावार करते हैं बलिया ज़िले में उनकी बनाई होती। हमारे यहाँ जो कोका कोला फैक्ट्री लगाने कोई मकसद नहीं था, क्योंकि हमारा इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि हमारे यहाँ छोटी फैक्ट्री। आपने कहा 2 नदियों से घिरा आपका जनपद है, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, चाहे यूपी में हो चाहे देश में हो, और यहाँ के विधायक भी 5-5 हैं, सांसद भी हैं, सब कुछ अच्छा है, बेहतर है। कभी होता था कि हम यूपी में है तो केंद्र में नहीं है, तो एक होता था कि भाई हमको केंद्र सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अब तो यूपी और केंद्र दोनों, कहा जा रहा है डबल इंजन की गाड़ी। तो डबल इंजन की गाड़ी आखिर बलिया के जिलों में, खासतौर पे विधानसभाओं में क्यों नहीं दौड़ पा रही है? आखिर फैक्ट्री नहीं लगा, उद्योग नहीं लगा, धंधा नहीं लगी, पैदावार सब्जियों का बहुत ज़्यादा है, तमाम चीज़ें हैं। आपने कहा कि हर चीज़ यहाँ है, उपलब्ध है, लेकिन छोटे छोटे उद्योग लगते तो जो पलायन हो रहा है, खासतौर पे आपके बलिया जनपद से जो पलायन हो रहा है, जो देश के हर कोने में जा रहा है, वो रुकता। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या कहीं नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी दोषी है? नहीं, ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए किसी भी जिले का विकास करने के लिए, विकास के लिए एक कोई होना चाहिए, डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम की कोई चीज़ उस शहर में होनी चाहिए। अगर बलिया विकास प्राधिकरण होता तो कलेक्टर के अलावा एक IAS अफसर और ढेर सारे PCS ऑफिसर। कौन इसके लिए दोषी है? नहीं, दोषी है हमारी सरकार से। हमने अपने विधायक लोगों से बात किया, मैं जाकर के मंत्री महोदय लोगों से मिला, उन्होंने कहा प्रयास हो रहा है, इस तहत प्रयास हो रहा है। प्रयास क्या हो रहा है? शेष दिन चुनाव बचे हैं, अब जनता भी तो पूछ रही है कौन सा प्रयास आपने किया। नहीं, आप सवाल आपसे नहीं है, क्योंकि आप बहस कर रहे हैं, इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपके बलिया जनपद ने 5-5 विधायक दिया, 2-2 सांसद दिया, यहाँ राज्यसभा भी हैं, सकलदीप राजभर की बात कर ले, नीरज शेखर की बात कर ले, हरवंश जी की बात कर लें, ये आपके लोकसभा की बात कर लें, हम बीरेंद्र सिंह मस्त की बात कर लें, हम रविंद्र कुशवाहा की बात कर लें। विधायकों को आप जानते ही हैं, तमाम चीज़ें। एक ऐसा मौका मिला 2017 में, 2019 में बलिया ने झाड़ के वोट किया, इसलिए किया कि बलिया हमारा आज़ादी का जो जाना जाता है, 1942 की बात करें, चाहे देश की आज़ादी की बात करें, तमाम चीज़ों में बलिया जाना जाता है। बलिया विकास के पथ पर होगा, नहीं हो पाया। तो अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए ठीक है, समाजवादी पार्टी सरकार थी, नहीं सोच पाई, तो भाजपा ने क्यों नहीं सोचा? नहीं, भाजपा ने अवश्य सोचा है विकास के लिए। सबसे बड़ी कमी हमारी जनता की है। अगर हमारे किसी विधायक ने विकास नहीं किया तो क्या जनता ने उनसे पूछा कि आपने हमारे यहाँ क्या किया है? जनता जो चाहते रही, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वो देते रहे। जनता ये चाहती है कि हमारे यहाँ तिलक हो, शादी हो, विवाह हो तो हमारा विधायक हमारे घर आए। यहाँ की बलिया की हमारी जनता बागी बलिया ही कहलाती रही, लेकिन बागीपन उसके दिमाग से कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। अगर हम भी डिमांडिंग होते अपने रिप्रेजेंटेटिव्स तो जनता जो चाह रही थी वो हमारे विधायक और मंत्री करते रहे। जितना उनसे संभव हो सका उन्होंने 5 वर्षों में किया,
जो भी हो सकता था। अगर हमारी जनता मांगेगी हमसे कि साहब हमको ये खोल दीजिए, हमारी जनता ने कभी आपने कभी सुना कहीं बगावत हुई कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, मेडिकल कॉलेज खोलिए? जनता ने कोई बगावत किया? मुझे तो दिखाई नहीं देता है किसी बगावत किया हो। जनता कहीं उठ के आई हो, किसी गांव से चला हो? अगर कोटेदार डकैती कर रहा है, लूट कर रहा है, गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आप किसी भी डेवलप्ड शहर में जाके देखिए, किसी भी कोटेदार की इतनी हिम्मत नहीं कि गरीब आदमी का राशन बेच दे बाजार में। हमारे यहाँ अगर ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं मालूम है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो हमारे गांव की जनता जो है, हमारा जो गरीब है या मजदूर है या मजलूम है, वो आवाज़ लेके खड़ा ही नहीं हो रहा है। आंदोलन तो हो रहा है। आप जिला अधिकारी कार्यालय में जाएंगे तो कोई ऐसा दिन ना हो जहां जिला अधिकारी को अवगत न कराया जा रहा हो, लेकिन जो कह रहे हैं कि कोई उस पर एक्शन नहीं हो रहा है, जिसके चलते ये माना जाता है कि हम तमाम पत्र रख दें, उनका मनोबल टूट जाता है, डाउन हो जाता है, फिर दूसरी बार वो कदम नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि एक आंदोलन की ज़रूरत है। बलिया कब करेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल एक सवाल और है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में ठीक है 403 विधानसभा है, लेकिन यूपी का लास्ट जो जनपद बलिया है, जो बिहार से सटा है, यहाँ से यूपी की राजधानी तो काफ़ी दूर है, लेकिन पटना, बिहार की राजधानी पटना बहुत नज़दीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे जो आपका बलिया जनपद है, जो आपका बांसडीह विधानसभा, वो भी कहीं ना कहीं बिहार से एकदम सटा हुआ है, जुड़ा है। तो आपको नहीं लगता कि जो आसपास के ज़िले, जो बलिया से बिहार के ज़िले हैं, जो आपसे बेहतर हैं? चूंकि बिहार की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी और सर्वांगीण विकास हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है, तो बिहार में जो तरक्की हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा सहयोग है। फिर यूपी में क्यों नहीं हो पा रही, खासतौर बलिया में? नहीं, आपको मैंने बताया, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से निकाल करके आधुनिक राज्य बनाया योगी सरकार ने। एकात्म मानववाद का बिल्कुल प्रयास किया और उसको लागू किया। बलिया में विकास क्यों नहीं हो पाया, ये बलिया के जनता को पूछना चाहिए ना। जो लोग विकास नहीं, बलिया की जनता जब पूछती है, खास तौर पे मैं एक सवाल पे आता हूं, जब बलिया की जनता पूछती है, वो मीडिया को एक माध्यम बनाती है कि आप पत्रकार हैं, आप क्यों नहीं सीएम से बात करें। जब उत्तर प्रदेश की बात करें, दौरे की बात, जब मुख्यमंत्री आपके बलिया में आते हैं तो पत्रकारों को प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि उनसे ये कहा जाता है कि सवाल वही करेंगे जो हम आपसे बताएंगे, अधिक सवाल करेंगे तो गेट से बाहर निकल जाएंगे। तो हमें लगता है बसंतपुर का कांड देख लें, मीडिया बहुत प्रयास कर रहे थे मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, कोरोना काल था, लेकिन मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर कलेक्ट्रेट में एक अवसर आया, योगी जी समीक्षा बैठक कर रहे थे, तो मीडिया से एक बात करने का अवसर आया। जनता की आवाज़ मीडिया है, उठाती बातचीत को, वहाँ भी कहा गया कि सवाल यही पूछना है, इससे अधिक सवाल नहीं पूछना है। बहुत दूर मुख्यमंत्री से मीडिया को इतना दूर कर दिया जा रहा है कि आवाज़ वहाँ पहुँचने में समय लग रहा है। हम विकास की बात करते हैं, जनता पत्रकारों पर विश्वास करती है, और पत्रकार जब जनता की आवाज़ लेकर सीएम तक पहुंचता है तो सीएम के जवाब, जो सवाल जवाब की बात आती है, तो ये वहाँ भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप कम सवाल करेंगे, जो सवाल करेंगे यही करेंगे। तो हमें लगता है कि हमारी भी जो आज़ादी है सरकार छीन रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप देखें, कोरोना काल में पूरा विश्व सफ़र कर रहा था, और पूरे विश्व की जो मृत्यु दर थी हमारे देश से बहुत ज़्यादा थी। हमने अपने देश में पिछले 70 वर्षों में, आप देखिए, कोई भी इंजेक्शन, अगर पोलियो का टीका आया तो कितने वर्ष बाद आया देश के अंदर? आपको पता होगा, पिछले 15-20 सालों बाद इस देश के अंदर पोलियो का टीका आया, और हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसी व्यवस्था की कि उसका डेवलपमेंट भी टीका का भारत बना और तुरंत ही भारत में उस निर्मित भी होने लगा। आप देखें, 23.5 करोड़ की जनता में 17 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। तो आप जो बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, इसमें मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसमें अननेसेसरी व्यवधान उत्पन्न होता लोगों के टीकाकरण में, और लोग इतने ज़्यादा भ्रमित और दुखित थे, मीडिया ने दुखित कर रखा था, या जिस वजह से भी समाज में ये जा रहा था कि बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है। लेकिन आप जब इटली, फ्रांस और देशों के मृत्यु दर को देखते हैं, अमेरिका के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके मुकाबले में हमारे देश में मृत्यु दर बहुत कम था। सरकार ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की लोगों की जान बचाने में, और लोगों की जान बचाने में सफल रही है सरकार हर तरह से। अब लास्ट सवाल, इसके बाद हम आपका समय नहीं लेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है, योगी की है, खासतौर पे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ बन के क्षेत्र में होते हैं, विकास की बात करते हैं। लेकिन सत्ता की बात करें तो यहाँ का जिला अधिकारी, आप समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिला अधिकारी मैंने जिला अधिकारी, तो वो भी जनता से जो विकास से जो उम्मीद थी कि जिलाधिकारी, मौजूदा जिलाधिकारी बलिया के विकास में बहुत रुचि लेंगी, बहुत अच्छा करेंगी। हमें लगता है कि इनका जो कार्यकाल साल भर से अधिक जा रहा है, उन्होंने भी बलिया के लिए विशेष नहीं सोचा। सड़कों की बात करें, आंदोलन की बात होती रही, तमाम एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की मैं बात करता हूँ, फेफना विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, जिन्हें सड़क पर लेटना पड़ा, पुलिस आई, हटाई,
जो सड़क साल भर 1.5 साल में NH की और मरम्मत के लिए अखबारों में छपता रहा, वो नहीं पूरा हो पाई। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जब सड़क पर लेटता हो और उसके 24 घंटे बाद सड़क पे काम होता है, तो क्या इस जनता को भी यही करना चाहिए? निश्चित ही अगर नहीं काम हो रहा है तो जनता को सामने आना ही पड़ेगा ना। जनतंत्र में जनता ही तो मालिक है। अगर जनता नहीं पुकार करेगी, माँ भी दूध तभी पिलाती है जब बच्चा चीखता चिल्लाता है। बागी बलिया की जनता ने चीखना चिल्लाना छोड़ दिया है, अपने हक की मांग करना छोड़ दिया है। आप बताइए, हमारे यहाँ 2 फैक्ट्रियाँ हैं रसड़ा में इतनी ज़मीन पड़ी हुई हैं, दोनों फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं। आप कताई मिल देखिए, चीनी मिल देखिए, दोनों मिलें बंद पड़ी है। जनता आवाज़ उठा रही है कि हमारी ये बंद पड़ी हुई मिलों में कम से कम अगर चीनी मिल और कताई मिल नहीं चल सकता तो इसमें आप मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए, मेडिकल कॉलेज खोल। लेकिन जनता की कोई ऐसी मांग है नहीं। लोग जनता उम्मीद करते हैं कि मेरे तिलक में मंत्री जी आ जाए, मेरे तिलक में विधायक जी आ जाए, मेरे शादी में, मेरे मरण में, मेरे जीवन में, मेरे घर पर आए। मतलब आज का विधायक और आज का नेता क्या हाथी घोड़ा हो गया है। आपने कहा नेताजी दिनेश्वर जी, आपने कहा कि जनता आंदोलन नहीं कर रही है, जनता लड़ नहीं रही है, जनता विकास की बात नहीं कर रही। हमें जो लगता है, जो सूत्र बताते हैं कि जनता को फ्री का राशन मिल रहा है, इसलिए सरकार के साथ वो है, इसलिए उसको जब राशन मिल रहा है तो सरकार के साथ बगावत क्यों करेगी। रही बात रोजगार की, फैक्ट्री की, वो तो सरकार सोचे। फिलहाल जो भी हो, बलिया की राजनीति में आपने काफ़ी समय दिया, 7 साल की राजनीतिक सफर में आप बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से तैयारी भी कर रहे हैं। आगे क्या होगा, किसको टिकट मिलेगा, ये तो भविष्य जानती है। लेकिन बलिया की राजनीति में आज भी, जैसे आपने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की बात की, ज्ञानेश्वर मिश्र की बात की, तमाम बड़े बड़े चेहरे जो थे, जो किसी को रेल मंत्रालय मिला, किसी को देश की बागडोर मिली, फिर भी बलिया जहाँ के तहाँ रह गया। भौगोलिक दृष्टि से बलिया तीसरी बलिया मानी जाती है, 2 बलिया गंगा में विलीन हो चुकी है, तीसरी बलिया स्थापित है। क्षेत्रफल कोई ज़मीन नहीं देना चाहता है बलिया के विकास की, तमाम चीज़ें हैं। क्या लग रहा है कि अब जो शेष दिन बचे हैं सरकार के, उस दिन में, बस लास्ट सवाल मेरा आपसे है, उस दिन में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ विशेष है? जो क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं, हो सकता है बड़े नेताओं से आपकी बात भी होती है, जो शेष दिन बचे, आचार संहिता भी लगने वाली है, अब कुछ शेष दिन में बलिया डेवलप कर सकता है या नहीं? नहीं, अभी शेष दिन में 2 महीने में डेवलपमेंट 2 दिन में तो होता नहीं है। डेवलपमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम विकास कर सकते हैं। डेवलपमेंट करने के लिए बलिया के सबसे पहले हमें बलिया विकास प्राधिकरण निश्चित ही बनाना होगा, जो कि लैंड बैंक तैयार करेगी, ज़िले में उद्योग लगाने के लिए ज़मीनों को आवंटित करेगी। हमारे पास रसड़ा ऐसी जगह है जहाँ की इतनी ज़मीन अवेलेबल है, द्वाबा इतना है कि उसमें हमारे इतनी ज़मीन अवेलेबल है। दोनों नदियों को किसी तरह से बांध करके हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन जो पानी में साल भर डूबी रहती है, केवल एक फसल होती है वहाँ, उन जमीनों, आप देखें, नोएडा को बनाना होगा, हमारे दियर को नोएडा बनाना होगा, तभी हम डेवलप कर पाएंगे। अब ये कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन अगले 2-3 महीनों में आप सोचें कि बलिया तरक्की कर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तरक्की नहीं हुई बलिया के, जिन लोगों की वजह से नहीं है, उन्हें निश्चित ही झेलना पड़ेगा। जनता माई बाप होती है, जनता सरकार है, जनता जो चाहेगी वो होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास हो रहा है, बलिया का भी विकास निश्चित होगा। और मुझे विश्वास है, बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि बलिया विकसित जिला बनेगा। आज बना, अगली सरकार में बने, भाजपा की सरकार आएगी और बलिया भी विकसित होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश्वर सिंह ने कहा कि बलिया विकास के पथ पर होगा, विकास होगा, बेहतर होगा, सरकार आएगी, बलिया में विकास की गंगा बहाएगी। कब होगा, कैसे होगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आज के राजनीति में, खास तौर पे जिले की राजनीति की बात करें, बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में विकास की बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी। कमल कैसे खिलेगा, ये तो मतदाता तय करेगा। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहें यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।